हमारे पैसों का भविष्य ये दरअसल एक टकराव की कहानी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एक ऐसी दुनिया जहां दशकों से इंसानी काबिलियत का राज था, अब इसकी सीधी टक्कर हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जबरदस्त ताकत से। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $30 ट्रिलियन। हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका ग्लोबल साइज इतना बड़ा है। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, ये दुनिया भर के लाखों लोगों की बचत और उनके सपनों को दिखाती है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी नींव रखी गई थी दो बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट विचारों पर। और अब एक तीसरी टेक्नोलॉजिकल पावर मैदान में आ रही है, एक ऐसी शक्ति जो इन्वेस्टिंग के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है इन्वेस्टिंग की दुनिया के दो ऐसे दिग्गजों से जिनकी सोच ने कई दशकों तक इस पूरी इंडस्ट्री को अपनी पहचान दी। एक तरफ थे पीटर लिंच, फिडेलिटी मैगलन फंड के महारथी। उनका फलसफा बड़ा सिंपल था, बूट्स ऑन द ग्राउंड रिसर्च करो, यानी जमीन पर उतरकर जांच पड़ताल करो, कंपनियों को समझो और उन 10 बैगर्स को ढूंढो। 10 बैगर्स मतलब वो स्टॉक्स जो 10 गुना बढ़ सकते हैं, और उन्हें तभी ढूंढ लो जब बाकी मार्केट को खबर भी ना हो। वहीं दूसरी तरफ थे जैक बोगल, वैनगार्ड के फाउंडर। उनका तर्क बिल्कुल अलग था, डेटा पर आधारित। उनका कहना था, मार्केट को बीट करने की कोशिश ही क्यों करनी है जब बढ़ती लागतें आपके रिटर्न्स को धीरे धीरे खा जाती हैं। उनका सोल्यूशन, बस मार्केट के बराबर चलो, उसकी बराबरी करो। और दिलचस्प बात पता है क्या है? बोगल के इस आइडिया का शुरुआत में खूब मजाक उड़ाया गया था। फाइनेंशियल वर्ल्ड ने इसे बोगल की मूर्खता कहा। सवाल उठाया गया कि भला कोई एवरेज रिटर्न्स के लिए क्यों राजी होगा। यह आइडिया उस वक्त सच में बिल्कुल अजीब लगता था। लेकिन कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 1977 में लिंच का मैगलन फंड था $18 मिलियन का और बोगल का इंडेक्स फंड सिर्फ 11 मिलियन का। लेकिन 2024 तक आते आते पूरी पिक्चर ही बदल गई। वैनगार्ड का फंड बढ़कर हो गया लगभग $723 बिलियन, जबकि मैगलन फंड काफी पीछे रह गया। इससे साफ पता चलता है कि कैसे कम लागत वाली रणनीति ने आखिरकार बाजी मार ली। तो पैसिव इन्वेस्टिंग की इस जीत के बाद इंडस्ट्री का अगला कदम क्या था? ये हमें ले जाता है अगले बड़े बदलाव की तरफ, एफिशिएंसी यानी दक्षता के लिए एक लगातार न रुकने वाला प्रेशर। और इस प्रेशर का नतीजा, पैसा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। 2025 के इन आंकड़ों को देखिए, इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिशनल एक्टिव म्यूचुअल फंड से $640 बिलियन निकाल लिए। अब सवाल यह है कि पैसा गया कहां? तो इसमें से $580 बिलियन सीधा चला गया ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा बेहतर एक्टिव ETFs में। ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल उठता है, आखिर ETFs इतने आकर्षक हैं क्यों? इसका जवाब एक खास टेक्निकल प्रोसेस में छुपा है। आसान भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड जब शेयर खरीदते या बेचते हैं तो वो कैश का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर टैक्स लगता है। लेकिन ETFs वो सीधे शेयर्स का ही आदान प्रदान कर सकते हैं बिना कैश यूज किए। इससे होता क्या है, कैपिटल गेन्स टैक्स बच जाता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। और अब पूरी इंडस्ट्री इस बदलाव को अपना रही है। इस टाइमलाइन को देखिए। 2023 में वैनगार्ड का एक बहुत जरूरी पेटेंट एक्सपायर हो गया। फिर जनवरी 2026 में SEC ने एक ऐसा रूल अप्रूव किया जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। इस नए रूल से ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड भी ETF शेयर क्लास ऑफर कर सकते हैं। और नतीजा, 80 से ज्यादा फर्म्स इस नए, ज्यादा टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर को अपनाने के लिए लाइन में लग गई हैं। लेकिन टैक्स एफिशिएंसी ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक और भी बड़ी और शायद ज्यादा गहरी डिसरप्टिव फोर्स इंतजार कर रही है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब AI स्टॉक चुनना शुरू कर देता है। और ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही। हार्वर्ड की एक स्टडी से पता चला है कि जो फंड्स मशीन लर्निंग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सालाना 1.1 से 1.4% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इस एक्स्ट्रा रिटर्न को अल्फा कहते हैं, यानी मार्केट से बेहतर परफॉर्म करना। और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सवाल ये है कि आखिर ये AI पावर्ड फंड्स ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? ये टेबल सब साफ कर देता है। वो सिर्फ बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स ही नहीं दे रहे, बल्कि उनका एनुअल टर्नओवर भी लगभग 15% कम है। इसका मतलब हुआ कम ट्रेडिंग कॉस्ट। इसके अलावा वो मार्केट के सिग्नल्स को भी कहीं ज्यादा असरदार ढंग से पकड़ पा रहे हैं। तो AI ये सब करता कैसे है? ये ऐसे डेटा सोर्सेस को देखता है जिनके बारे में एक इंसान शायद सोच भी ना पाए।
ये सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ रहा, ये न्यूज़ के सेंटिमेंट को एनालाइज कर रहा है, सीईओ के अर्निंग्स कॉल्स की टोन को नाप रहा है, सैटेलाइट इमेजेस से देख रहा है कि रिटेल स्टोर्स की पार्किंग में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं और सप्लाई चेन के डेटा को ट्रैक कर रहा है। सोचिए, ये एक साथ 2350 से भी ज्यादा अलग अलग इंफॉर्मेशन सोर्सेज को प्रोसेस कर रहा है एक साथ। ये सब हमें एक बड़े ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की तरफ ले जाता है, जो इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप कर रहा है। एक ही समय पर जबरदस्त कंसोलिडेशन और दूसरी तरफ हाइपर पर्सनलाइजेशन। पहले कंसोलिडेशन को देखते हैं। अनुमान के मुताबिक 2030 तक सिर्फ 5 मेगा मैनेजर्स ही म्यूचुअल फंड की कुल संपत्ति का 65% कंट्रोल करेंगे। इंडस्ट्री कुछ गिने चुने विशाल प्लेयर्स के हाथों में जा रही है, जिनके पास टेक्नोलॉजी और स्केल दोनों का एडवांटेज है। और इसका दूसरा पहलू काफी कठोर है। PwC प्रेडिक्ट करता है कि 2030 तक आज की 20% म्यूचुअल फंड फर्म्स या तो एक्वायर कर ली जाएंगी या फिर मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। सर्वाइवल के लिए अब स्केल और टेक्नोलॉजी जरूरी हो गए हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त एक बिल्कुल उल्टा ट्रेंड भी उभर रहा है, कस्टमाइजेशन का। पुराना तरीका क्या था? एक कॉमन फंड जहां सबका पैसा एक ही पोर्टफोलियो में जाता था, वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन नया तरीका है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। यहां इन्वेस्टर सीधे स्टॉक्स के मालिक होते हैं। इससे कंट्रोल बढ़ जाता है, जैसे टैक्स बचाने के लिए लॉस वाले शेयर्स बेचना या अपनी वैल्यूज के हिसाब से कुछ कंपनियों को पोर्टफोलियो से बाहर रखना। और ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। डायरेक्ट इंडेक्सिंग के 12.4% की एनुअल रेट से बढ़ने का अनुमान है। 2026 के अंत तक ये $800 बिलियन का मार्केट बनने की राह पर है। ये इन्वेस्टर्स के हाथों में ज्यादा कंट्रोल देने वाला एक पावरफुल शिफ्ट है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या निकलता है? ये सब हमारे पैसों के भविष्य के बारे में है। और ये आखिर दिखेगा कैसा? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? मोटे तौर पर 4 बातें हैं। पहला, कम लागत, क्योंकि फीस वॉर्स और पैसिव प्रोडक्ट्स के चलते खर्चे कम होते जा रहे हैं। दूसरा, बेहतर टैक्स एफिशिएंसी, नए फंड स्ट्रक्चर्स की वजह से कैपिटल गेन्स पर टैक्स का बोझ कम हो रहा है। तीसरा, होशियार फैसले, क्योंकि AI इंसानी एनालिसिस को और भी बेहतर बना रहा है, जिससे बेहतर रिटर्न्स की संभावना है। और चौथा, ज्यादा पर्सनलाइजेशन, जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग के जरिए मुमकिन हो पाया है। तो जो बुनियादी बदलाव है वो यही है। अब सक्सेस की कहानी उस मैनेजर की नहीं है जो मार्केट को अपनी सूझबूझ से पछाड़ सके, बल्कि उस फर्म की है जो उसे अपनी कंप्यूटिंग पावर से गणना में पछाड़ सके। ये टैलेंट से प्रोसेसिंग पावर की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये कोट इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। भविष्य प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से डेटा ड्रिवन सर्विस इंडस्ट्री में इसके ट्रांसफॉर्मेशन में है। मतलब अब बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेचने की नहीं रह गई है, अब बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स देने की। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे दौर में जहां एल्गोरिदम्स अल्फा यानी बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, वहां इंसानी ज्ञान, इंसानी समझ की नई कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी इंडस्ट्री आने वाले सालों में ढूंढने की कोशिश करेगी।